तो हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं हम बीए पार्ट थर्ड ईयर जो हिस्ट्री का पेपर है। आज उसके लिए लेकर आ चुके हैं वीडियो। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है इतिहास का, उसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो इसमें भी हम जो है 30 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। कुल 150 या 180 क्वेश्चंस मेरे पास है। तो 30-30 करके जितने 6 पार्ट बनेंगे तो 6 पार्ट में आपको लेकर आने वाला हूँ। और ये वीडियो अगर लंबा बन जाता है तो आपको यूट्यूब पर यहाँ पे 3 डॉट आते हैं, उस पर क्लिक करके इसकी स्पीड फास्ट कर लेनी है। लगभग 1.5 पर आप इसकी स्पीड देख सकते हैं ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम ज़्यादा से जल्दी से जल्दी आ रहे हैं और आपको अच्छे से नंबर लाने हैं। तो आपको ये सारे की सारी चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी है, पढ़ लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी इसकी, और यूट्यूब चैनल तो है ही आप जिस पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना। सभी जो है विषयों से संबंधित आपको अगर चाहिए तो वीडियोज़। तो सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के 2 कारणों का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो है वो 1700 से लेकर उसके आगे से लेकर 1900 लगभग 47 तक का इतिहास इसमें पूछा जाएगा। ये आधुनिक भारत का इतिहास इसमें पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के 2 कारणों का वर्णन। तो पानीपत का जो पहला कारण है वो युद्ध होने का, वो है 1752 की मुगल मराठा संधि से अहमद शाह अब्दाली का नाराज होना, और दूसरा है अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए भारतवासियों द्वारा आमंत्रित करना। ये पानीपत के युद्ध के 2 कारण हैं। दूसरा है, इब्राहिम गर्दी कौन था। तो मराठा तोपखाने का अध्यक्ष था इब्राहिम गर्दी। और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की भारी जो तोपें थी वो उपयोगी सिद्ध नहीं हुई और मराठाओं को पराजित होना पड़ा। किस युद्ध के अंदर? पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर। अभी हम बात करेंगे कि ये युद्ध कब हुआ और सारी चीज़ें इसमें आएगी आगे आगे एक एक करके। ठीक है, अगला प्रश्न है, सालाबाई की संधि पर एक से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब ये क्या थी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। 17 मई 1782 को हुई थी सालाबाई की संधि मराठाओं और अंग्रेजों के बीच के। ठीक है, अंदर इसके अनुसार सालसेट और भड़ोस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और अंग्रेजों ने माधवराज जो द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया। साथ ही पुणे दरबार की ओर से रघुनाथ राय को 3 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन भी दी गई थी। तो प्रश्न नंबर 4 है अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की हार के 2 कारण। तो पहला कारण है, मराठों की सैन्य व्यवस्था दोषपूर्ण थी, और दूसरा है मराठाओं में एकता का अभाव था। ग्रंथों नहीं, मराठाओं में एकता का अभाव था। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां, तिलक द्वारा शुरू किए गए 2 समाचार पत्र। तो ये तो सभी को आते होंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो है मराठा और दूसरा है केसरी। ये जो है तिलक द्वारा शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है, सॉरी, डिंडीगुल क्या था। मतलब डिंडीगुल के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट लाइनर। तो डिंडीगुल मैसूर राज्य का एक प्रसिद्ध दुर्ग था। 1755 में मैसूर के शासक हैदर अली को डिंडीगुल का दुर्ग का फौजदार नियुक्त किया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आउवा क्या है। आउवा तो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है क्रांतिकारी के लिए। तो आउवा मारवाड़ राज्य की एक प्रसिद्ध जागीर थी। यहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और जोधपुर राज्य की सेना तथा अंग्रेज सेना को पराजित किया आउवा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनाध्यक्ष कौन था। तो वो था सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, शॉर्ट लाइन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, आपको ये रट लेने जैसे कि जैसे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मिदनापुर क्या है। मिदनापुर पर टिप्पणी लिखनी है। तो मीर कासिम ने मुंगेर को बंगाल की राजधानी बनाया और वहाँ बारूद तथा दोपहर बनाने का एक कारखाना भी बनाया। ठीक है, बारूद और जो मतलब गोलियां बनाने का ऐसा कुछ कारखाना बनाया। कहाँ पर? मिदनापुर के अंदर मीर कासिम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम मुक्ति दिवस क्या है। तो यह भी काफ़ी फेमस दिवस है। वैसे इंडिया में नहीं मनाते, पाकिस्तान के लोग मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र उन्होंने क्यों दिया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने डायरेक्ट कह दिया भारत से बिना पूछे कि जो भारत है वो हमारे साथ है। तो इसलिए जो है कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया। ठीक है, इस दिन को। अगला प्रश्न देखते हैं, नाना फडणवीस कौन था। तो नाना फडणवीस मराठा संघ का एक अत्यंत प्रभावशाली मराठा सरदार था। उसने मराठों की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि की। लगभग आधी शताब्दी तक मराठा राजनीति में उसका प्रभुत्व बना रहा। अगर आपको वीडियो बोरिंग लग रहा है और लंबा लग रहा है तो यहाँ पे 3 डॉट जो यूट्यूब पे दिए होते हैं वहाँ से आप इसको फास्ट कर सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि आगे आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था ये युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। कौन जीता इसके अंदर? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बसेन की संधि कब हुई और किस किस के बीच हुई। तो बसेन की संधि 31 दिसंबर
1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बस इनकी संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है? क्योंकि बीए पार्ट थर्ड से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ और वीडियो से आपको इस चैनल पर मिला करेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। बसेन की संधि का महत्व बताइए। तो इस संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने संपूर्ण मराठा जाति की स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया। और दूसरा, इस संधि से अंग्रेजों तथा मराठाओं के बीच में युद्ध होना जरूरी हो गया। कुछ संधि ऐसी ही थी ये इस प्रकार की, इसकी शर्तें कुछ ऐसी थी। अगला प्रश्न है। कब और किसके युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई? तो हैदर अली टिप्पू सुल्तान का पिता था शायद, हाँ पिता था। तो उसकी मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तुंगा युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ? तो तुंगा युद्ध 28 जुलाई 1787 को जयपुर नरेश भाई प्रताप सिंह और मराठा सेनापति माधजी सिंधिया के बीच के अंदर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। नाना फडणवीस की 2 उपलब्धियां बताइए। तो नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव को पेशवा बनने से रोक दिया और माधवराज द्वितीय को पेशवा बना दिया। और दूसरी उपलब्धि है 1795 में ईश्वर नाना फडणवीस की सेना ने खुर्रा नामक स्थान पर निजाम को पराजित कर दिया। तो ये निजाम कौन है? ये हैदराबाद के निजाम होते थे, क्योंकि हैदराबाद एक मुस्लिम रियासत थी उस समय तक। अगला प्रश्न है। जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तब अवध का नवाब कौन था? और बेगम हजरत महल ने किसको अवध का नया नवाब बनाया? तो उस समय जो नवाब था वो था नवाब वाजिद अली, और बेगम हजरत महल ने बिरगिस कादर को अवध का नया नवाब बनाया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। मार्क मानसन कौन था? मार्क मानसन, तो यह जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। जब अंग्रेजी सेना ने 18 सितंबर 1957 को आहुआ पर घेरा डाल रखा था, तब क्रांतिकारियों ने मार्क मानसन की हत्या कर दी थी। ये एक अंग्रेज था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। एनफील्ड राइफल्स क्या थी जिससे कि 1857 की क्रांति भड़की थी? तो एनफील्ड राइफल्स क्या थी जान लीजिए। तो एनफील्ड राइफल्स 1 जनवरी 1857 को ब्रिटिश निर्मित एनफील्ड राइफल का प्रयोग भारत में किया गया। अब इस राइफल में एक खराबी ये थी कि इसमें जो कारतूस लगता था उसमें गाय व सुअर की चर्बी थी। अब गाय के लोग मतलब हिंदू जाति के लोग गाय को शुद्ध मानते थे, तो उसके मांस को छू नहीं सकते थे। और सुअर है जो मुस्लिम जाति के लोग, उसको अशुद्ध मानते थे, तो वो भी छू नहीं सकते थे। तो इस प्रकार जो है वहाँ पर बैरकपुर छावनी, अवध रेजिमेंट और मेटर आदि के सैनिकों ने प्रयोग करने से मना कर दिया, और इसी घटना के कारण 1857 की क्रांति भड़की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। दस्तक प्रथा क्या थी? तो 1717 में मुगल सम्राट फरूख के शेर ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी कर बंगाल में बिना चुंगी यानी कर, तो बिना कर के व्यापार करने की सुविधा प्रदान की। ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष अपने दस्तक से एक कंपनी के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने का पत्र जारी करता था। इस पत्र को क्या कहते थे? दस्तक कहते थे। यानी कि जो फरूखी शेर ने एक ऐसा कानून लगा दिया उनके ऊपर कि अब आप बिना कर दिए व्यापार कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। काल कोठरी की घटना क्या थी? तो इंडियन हिस्ट्री में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। तो 20 जून की बात, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के आदेश के अनुसार 146 अंग्रेजों को बंदी बना दिया। बंदी बनाकर उसको एक रात के लिए एक 18 फुट लंबे और 14 फुट चौड़े कोठरी में बंद कर दिया गया। तो जब रात के लिए बंद किया गया, सुबह जब उठे तो उनमें से 123 व्यक्ति मर गए थे। कहीं कहीं पर ये 140 लोगों का भी बताया जाता है कि 140 मर गए थे। इसे ही काल कोठरी की घटना कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्लसी के युद्ध के 2 राजनीतिक परिणाम बताइए। तो प्लसी का युद्ध है जो बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, और दूसरा है अंग्रेज कंपनी की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, और इसी के द्वारा है जो भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित होने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लसी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ? तो 23 जून 1757 को, ये डेट आपको इंपॉर्टेंट याद रख लेनी है। 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का बीच हुआ। जीता कौन इसमें अंग्रेज ही जीतते। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बक्सर का युद्ध, और ये प्लसी, बक्सर और पानीपत का तटीय युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों की डेट और जो कौन किस किस के बीच हुआ वो आपको याद रख लेना है। तो फिलहाल बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। तो 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों तथा मीर कासिम, सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना, यानी कि ये मीर कासिम, सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट ये तो तीनों एक थे और अंग्रेज अलग थे। ये तीनों अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बक्सर के युद्ध के 2 कारण। तो पहला तो था मीर कासिम द्वारा सैन्य संगठन को सुदृढ़ करने से अंग्रेज नाराज हो गए, और दूसरा था मीर कासिम के स्वतंत्र आचरण और प्रशासनिक सुधारों से अंग्रेज नाराज हो गए।
तो बक्सर के युद्ध के पहले होता क्या था दोस्तों कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अवध पर मतलब बंगाल पर कब्जा कर लिया था। तो उसके द्वारा जो उन्होंने मीर कासिम को अपना सेना मतलब अपना आदमी मानकर उसको वहाँ का राजा बना दिया। मगर मीर कासिम ने धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना लग गया और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जाकर ऐसे कुछ कार्य करने लगा था जिसके कारण बक्सर का युद्ध के कारण हुआ था। यही कारण थे बक्सर के युद्ध के। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 परिणाम लिखिए बक्सर के युद्ध के। तो पहला, बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और दूसरा, मुगल सम्राट तथा अवध के नवाब पर भी अंग्रेजी सब कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। क्योंकि बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट जो प्रोकिसिएट था और अवध का जो नवाब सिराजुद्दौला था वो भी इनके साथ लड़ रहा था। तो वो तीनों एक साथ हार गए तो इन पर भी कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का। अगला प्रश्न देखते हैं, डलहौजी की जो भारतीय किसान थे उसको कितने भागों में बांटा, भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा व्यक्तिगत के सिद्धांत से पूर्व है। तो उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला, ऐसी रियासत जो कभी अंग्रेज़ों के अधीन थी नहीं थी, और दूसरी जो मुगल सम्राट या पेशवाओं के अधीन थी, और तीसरी ऐसी रियासत जो अंग्रेजी सैनिकों द्वारा स्थापित की गई थी। ये 3 प्रकार थे। तो आज का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि कब और किसके बीच हुई। तो 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, अंग्रेजों और अवध के नवाब जो सिराजुद्दौला था उसके बीच और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ठीक है, ये इलाहाबाद की संधि हुई थी और ये बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। PDF वगैरह टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। आगे भी प्लेलिस्ट में इसके सारे वीडियो अवेलेबल हैं। जय हिंद, जय भारत।